हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अध्यायवार सवाल पेपर का, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का देख रहे थे। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीआरपीबी यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो, या यूपीएसआई है, जेल वार्डन है, फायरमैन है, और यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है। तो इन सभी के लिए जो है ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए उसी परिप्रेक्ष्य में ये अगला वीडियो होगा। इसके पहले 6 चैप्टर तक हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम 7वां चैप्टर देखेंगे, जो होगा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और इसके बाद हम इसी में पर्यटन को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो इस तरीके से इसमें दिया गया है, और 2022 के पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में इसमें से स्थित अवस्थित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना था इसमें से कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी पार्ट, बदुआ। बदुआ बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। बाकी अरौरा बांध, अडवा बांध, बघेलखंड बांध, ये सभी तीनों बांध जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अरौरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मिर्जापुर में। ठीक है, अड़वा बांध जो है ये भी मिर्जापुर में है। बघेलखंड बांध ये बलरामपुर में है बांध। बदुआ बांध जो है बांका बिहार में पड़ेगा। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, या फिर बेतवा नहर परियोजना। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका सही है ए ऑप्शन। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये जो है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में जो है पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, आपको ये भी याद रखना है कि रिहंद बांध का एक अन्य नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नहर है, तालाब है, या फिर नलकूप है, या फिर कुआं है? इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है, या सबसे बड़ा स्रोत जो है, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नलकूप जो होता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पूरे देश में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में जो है प्रथम स्थान रखता है। प्रदेश में कुल 2166 हेक्टेयर यानी कि 2166,000 हेक्टेयर यानी कि 15.2% क्षेत्र जो है वो नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम देखेंगे कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नलकूप के द्वारा 74.9% की सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो कि 15.2% की सिंचाई होती है। कुआं के द्वारा जो है 8.8% की सिंचाई होती है, और तालाब झील आदि से 0.5% सिंचाई होती है, और अन्य की बात करेंगे तो उसमें 0.6% आ जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किस से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो ये क्वेश्चन अभी इसके ऊपर बात हुआ है, इसके बारे में आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? इनमें से तो इसमें से कौन सी वो नहर है जो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो उस नहर का नाम है शारदा नहर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर जो राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1928 में जाके यह पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर सिंचाई किया जाता है तो शारदा नहर के माध्यम से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? ठीक है,
ये अभी ऊपर इसके बात हुआ कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग जो है नलकूपों के द्वारा सिंचाई किया जाता है, और उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का जो है 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? ठीक है, अर्जुन बांध नहर जो है ये उत्तर प्रदेश का इससे लाभान्वित जिला कौन सा है ये बताना है। एटा है, इटावा है, गोरखपुर या फिर हमीरपुर है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, हमीरपुर। ठीक है, अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर जिला जो है सबसे लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध जो है ये महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, और इस बांध की लंबाई 42 किलोमीटर, जो कि मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई किया जाता है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है इनमें से? ठीक है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सी परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना है, या फिर ज्ञानपुर पंप नहर, या फिर गोकुल बैराज, या फिर पथरई बांध? इसमें से इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका गोकुल बैराज परियोजना। क्या हो जाएगा? गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण जो है सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण भी कराया गया है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये निर्मित है और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ये हमें आंसर में बताना है। ठीक है, घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, या फिर चंबल नदी पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये बेतवा नदी पर जो है निर्माण किया गया है, निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखें तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थापित है, जो कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में आती है। ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि जो है सिंचती है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा कि इस बांध परियोजना से किस किस जिले को जो है फायदा मिलता है। तो उसमें ललितपुर आ जाता है, झांसी है, हमीरपुर है, और जालौन जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो औरैया जिला पड़ता है वो प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़, शहद, हींग, या शुद्ध देसी घी के लिए? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर सी पार्ट है। शुद्ध देसी घी के लिए जो है उत्पादक के लिए औरैया जिला को माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कहाँ पर पड़ता है? तो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें तो गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला के अंतर्गत अयोध्या, मुजफ्फरनगर आता है, और हींग के प्रमुख उत्पादक जिला जो है हाथरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में यह पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो उस घास का हमें स्थानीय बोली में किस नाम से जानते हैं वो बताना है। ठीक है, इसका आंसर। और ये किस जिले में पाई जाती है? तो अमेठी जिले में ये जो है आपको बहुतायत में मिलती है, और ये पूछा गया था 2019 के राज्य मंडी परिषद में। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उस घास को क्या कहा जाता है? उस घास का स्थानीय में नाम क्या है? बहिया घास कहा जाता है, या फिर सरपत घास, या दूब, फिर दूरबा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरपत घास उसको कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सरपत घास। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जानते हैं, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले में तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियां नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आम तौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास। इसमें से कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जो है व्यापक रूप मतलब कि काफी ज्यादा क्षेत्रफल में जो है इसको उगाया नहीं जाता है बताना। तो इनमें से कौन सी फसल है उसका नाम बताना है। तो उस फसल का नाम क्या है? कपास। कपास जो है उत्तर प्रदेश में बहुतायत रूप से उगाई नहीं जाती। बाकी चावल का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, तिल के उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तो चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका आएगा? तो चावल के उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना और जौ, ये सब जो है चीजें उगाई जाती है। यहाँ पर ये सब चीजें फसलें जो है उगाई जाती हैं। कपास का उत्पादन मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर कपास की जो खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो वहीं पर प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाने की अगर हम बात करें, ऑप्शन में दिया गया सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, इलाहाबाद, वाराणसी। इसमें से किस जिले, कौन से जिले में नींबू उगाया जाता है? तो नींबू की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सहारनपुर और मेरठ जिलों में प्रधानता नींबू का उत्पादन किया जाता है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोन। क्या नाम है? साइट्रस लिमोन। तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन के परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कितना प्रतिशत है? 10 से 15 या फिर 20 से 25% या फिर 25 से 30% या फिर 25 से 40%। तो भारत में अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तब इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, क्या आंसर था? डी ऑप्शन। अभी अगर हम देखेंगे तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 44.5% का उत्पादन करता है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है 25.45% और कर्नाटक आता है तीसरे स्थान पर 10.5%। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इसमें से? ठीक है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्य के स्थान आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो अनाज भंडारण में शामिल की अगर हम बात करें, इनमें से देखा जाए तो FCI दिया गया है, FDI दिया गया है, SWC दिया गया है, ठीक है, CWC दिया गया है। तो इसमें से कौन सा एक भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल एजेंसी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, नहीं है, इनमें से कौन सा ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, FDI नहीं होता, FDI नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता इसके हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, ये VPO यानी वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी में ये पूछा गया था 2018 के पेपर में। तो देखिए, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश जो किया जाता है उसे हम कहते हैं FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इसका अनाज भंडारण से संबंध नहीं होता, इसीलिए जो है ये अनाज भंडारण से संबंधित नहीं होता है FDI। बाकी FCI की बात करें यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, या फिर केंद्रीय भंडारण निगम CWD, या फिर राज्य भंडारण निगम CWC, तो ये सभी अनाज भंडारण के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? इनमें से दिया गया यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, यानी कि KVK है। इसके बाद दूसरा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान स्थित हैं। इसके बाद दिया गया है यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। इनमें से बताना था कौन एक सच नहीं था। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2014-15 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में
89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापना किया गया था 1974 में। ठीक है, तो अभी 89 हो गया, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश कौन से जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है, यह बताना है। यह क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2020 के पेपर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर या फिर अयोध्या। कहाँ पर स्थित है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान? तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान जो है कुशीनगर में स्थित है। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान जो है कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर स्थित है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में किया गया था, भी याद रखिएगा। और इसके पहले निदेशक कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर एचएन सिंह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? इसको बताना। आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर या गौरीगंज। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है स्थित है ये आलमबाग में। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलमबाग। ठीक है, आलमबाग कहाँ पड़ता है? तो आलमबाग लखनऊ में पड़ता है। इसकी स्थापना सन 2002 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना जो किया गया था वर्ष 2017 में किया गया था। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, बताना है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन में दिया गया बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी या फिर रोहिणी नदी। तो परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो परीक्षा बांध जो अवस्थित है ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, किस जिले में पड़ता है? तो जिला याद रखिएगा, झांसी जिला में। झांसी जिला का एक परीक्षा नामक स्थान है, वहीं पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, प्रयागराज, फतेहपुर या फिर कानपुर में। आलू निर्यात जोन जो है कहाँ पर स्थित है? तो आलू निर्यात जोन जो है अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगरा में स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आलू निर्यात जोन की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो मुख्य रूप से उगाई जाती है चावल जो कि सुगंधित होती है, उस किस्म का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या फिर काला नमक। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, काला नमक जो है उसका नाम है उस किस्म का जो कि सुगंधित चावल की किस्म होती है। और खासकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में इसको उगाया जाता है। ठीक है, यह जो है भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी कि 600 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जानते हैं। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कौन से जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? तो चंदौली जिला, जिसको हम चावल का कटोरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कहते हैं, क्योंकि वहां पे चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षाजनक, सहायक, शारदा सहायक, रामगंगा या फिर गंडक परियोजना। तो उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक जो है नहीं है? अब नहीं पे बताना है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वर्षाजनक चीजें नहीं होती। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाएं जिनमें शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था।
शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, इसको तो बता ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी किया जाएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की टिहरी बांध परियोजना है, ये किस देश के सहयोग से पूरा किया जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ये 2016 के पेपर में आया हुआ था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सोवियत रूस के सहयोग से इसको पूरा किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का जो निर्माण हो रहा है, ये भारत के उत्तराखंड के टिहरी जिले में जो है भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। ठीक है, और फीट में देखेंगे तो 855 फीट आएगा। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ऊंचा बांध इनमें से कौन सा होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचे बांध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन हो जाएगा। माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ऊंचे बांध की अगर हम बात करेंगे यूपी में तो वो हो जाएगा रामगंगा बांध। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, रामगंगा बांध का निर्माण कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था। रामगंगा बांध है कहाँ, तो ये है बिजनौर जिला, धामपुर स्थान है बिजनौर जिला में, तो वहां पर अवस्थित है। और यह जो है रामगंगा नदी पर किया गया था इसका निर्माण। इसका ऊंचाई जो है कितनी है, तो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध है, माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई मात्र 45.7 मीटर है। और रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 51.4 मीटर है। मेजा बांध जो दिया गया है ये मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बातें हो चुकी हैं। ठीक है, परीक्षा बांध इसका बताइए कौन सी नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है शारदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या फिर घाघरा नदी। क्या हो जाएगा। और ये देखिए एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से देख सकते हैं आप। यूपीपीसीएस मेंस और लोअर एग्जाम 2019 के पेपर में आया हुआ था। परीक्षा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो बेतवा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। और बेतवा नदी जो है ये हमीरपुर के निकट यमुना के नदी में जाकर ये मिल भी जाती है। तो ये हो गया जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अभी हम इसी में देखेंगे पर्यटन से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस तरीके से दिया गया इसमें। पहला क्वेश्चन पर्यटन का है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। ये 2 पेपर में आया हुआ, 2018 फिर 2014 में मेंस में पूछा गया था, फिर 2018 के पेपर में आया। अब यहाँ पे बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये किस जिले में स्थित है। गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या फिर गाजियाबाद में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट, रामपुर जिले में आंसर है इसका। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए लखनऊ में कौन सा नक्षत्रशाला स्थित है, तो उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ठीक है, गोरखपुर में कौन सा नक्षत्रशाला है, तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। रामपुर में नक्षत्रशाला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं, तो दोनों ये रामपुर ही हो जाएगा। इसके बाद प्रयागराज में है जो नक्षत्रशाला उसका नाम है जवाहर नक्षत्रशाला। तो ये इतने नक्षत्रशाला हैं जो आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। तो अभी देखा ऊपर पूछा गया था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक, अब पूछ लिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कर दिया गया है, जो कि ये आपके रामपुर जिले में स्थित है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रदेश का जो है प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया था वो किसके नाम पर किया गया। भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो एलिफेंट पार्क आपको पता ही होगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है वहां पे क्या होते शहीद हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर जो है ये इसका नाम बदलकर जो है अब शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ये कर दिया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ठीक है, इसमें है कि ऊपर से नीचे की ओर उपागम, या फिर नीचे से ऊपर की ओर उपागम, या फिर सांस्कृतिक उपागम, या फिर समग्रता उपागम।
किस उपागम को अपनाया गया है ब्रांड उत्तर प्रदेश को सृजित करने के लिए, सृजन करने के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो समग्रता उपागम इसमें अपनाया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा, और ये किसके द्वारा अपनाया गया? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 2 बार पेपर में आया था, 2015 में आया, फिर 2019 में आया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 दिया गया, 1974 दिया गया, 1989 या फिर 2001 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 1974। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट 1974 में। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की जो है गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया गया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्वत का भाग नहीं है इनमें से? ठीक है, इसमें दिया गया है कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा और श्रावस्ती। तो देखिए इसमें स्टार लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को जो है आयोग के द्वारा हटा दिया गया था। इसमें कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती ये सभी बौद्ध पर्वत के ही भाग हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन था, इसलिए यहाँ पे जो है इसको हटा दिया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका व्याख्या भी दिया गया है कि उपयुक्त तो सभी विकल्प जो है बौद्ध पर्वत के भाग हैं। बौद्ध पर्वत के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संकीसा को शामिल जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर ये चारों पांचों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है स्थित है इनमें से? ठीक है, काशी जो है, काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल केंद्र है। अब ये किस नदी के किनारे है? यानी कि गोमती दिया गया है, सरयू है, यमुना है, गंगा है। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी के किनारे दिया गया है। गंगा नदी के किनारे काशी स्थित है, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये बाएं तट पर स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों का शहर के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य इसमें से शामिल है? यानी कि बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से जिले आएंगे? 2019 के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो बुंदेलखंड सर्किट में आता है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित करके पर्यटन पर्वत का सृजन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण करते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा आदि जो है शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो नया चैप्टर होगा, नवा चैप्टर वो होगा उद्योग का, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।